स्टूडेंट्स, आज की क्लास में एक नया टॉपिक फोर्स का ही टॉपिक है। टाइप्स ऑफ फोर्स में फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ा रहा हूं। फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में बताया जाता है कि अगर आप कोई भी मास पे अप्लाइड फोर्स लगाते हो, कोई भी अप्लाइड फोर्स, तो तुरंत सरफेस जो है ना उसको रोकने की कोशिश करता है, अप्लाइड फोर्स का अगेंस्ट करता है, तो उसको कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। व्हेन यू अप्लाई, कभी भी आप एक बाहरी फोर्स लगाओगे, तुरंत इमीडिएट एक अपोजिट फोर्स काम करना शुरू कर देगा। कौन अप्लाई करेगा? कॉन्टैक्ट सरफेस। उस अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट में उसको कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। जो अगर मोशन है तो मोशन का अपोज करेगा, या मोशन नहीं भी है, टेंडेंसी ऑफ मोशन है, मोशन करने की टेंडेंसी है, चलना चाह रहा है, फिर भी अपोज करेगा। चाहे मोशन हो चाहे ना हो, फ्रिक्शनल फोर्स तुरंत अप्लाइड फोर्स का अपोज करेगा। तो जो अपोजिट फोर्स काम करता है अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट, उसको कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। When we apply external force on a body, then an opposing force act which opposes the motion or tendency of motion. मोशन हो या मोशन की टेंडेंसी हो, उसको कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ये अप्लाई होता कहां से है? कॉन्टैक्ट सरफेस से। जो सरफेस कॉन्टैक्ट है ना, उस वो लगाता है। अब फ्रिक्शनल फोर्स के टाइप, वो कैसे बनाए गए टाइप, वो भी ध्यान से सुनो। क्या कहा गया कि फ्रिक्शनल फोर्स के टाइप बॉडी के कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। जैसे आपने बॉडी पे फोर्स लगाया, लेकिन बॉडी रेस्ट पोजीशन में है, हिलने का नाम नहीं ले रही है, रुकी है तो रुकी है, यानी स्टैटिक केस है, तो उस टाइम जो फ्रिक्शन काम करेगा अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट, उसे कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। सिंबल के नीचे एस लिख देंगे। अब मुझे बताओ एक एग्जांपल, मान लो ये बॉडी तभी चलेगी जब ये 10 न्यूटन ना हो जाए। एक एग्जांपल, तो जब मैं 5 न्यूटन लगाऊंगा बिल्कुल नहीं चलेगी, 6 न्यूटन लगाऊंगा बिल्कुल नहीं चलेगी, 7 न्यूटन लगाऊंगा बिल्कुल नहीं चलेगी, 8 न्यूटन लगाऊंगा बिल्कुल नहीं चलेगी। तब तक कौन सा फ्रिक्शन काम कर रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन तब तक अपने आप को इसके बराबर एडजस्ट करता रहेगा जब तक कि बॉडी मूव ना कर जाए, तब तक एडजस्ट करता रहेगा। तो कह सकते हैं इट इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स विच एडजस्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग ये अपने आप को इसके साथ एडजस्ट करते रहता है। हमेशा ये अप्लाइड के बराबर होता है, तभी तो अप्लाइड कितना भी हो जाए ये तुरंत उसके बराबर हो जाता है और बॉडी को चलने नहीं देता है। तो जब तक बॉडी रेस्ट में होगी तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा अप्लाइड के बराबर ही होगा, तभी तो बॉडी चल नहीं पा रही है। अप्लाइड कुछ भी हो, ये अपने आप को एडजस्ट करके तुरंत अप्लाइड के बराबर कर लेगा स्टैटिक कंडीशन में, स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा है लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब क्या कहा गया, जब बॉडी पे फोर्स लगाओ और बॉडी मूव करने के कंडीशन में आ जाए, मूव नहीं करे, मूव करने के कंडीशन में आ जाए कि अब मैं मूव करने ही वाला हूं, मूव अभी भी नहीं कर रहा है। जैसे मान लो 10 न्यूटन पे मैंने माना था कि मूव करेगा, आपने अप्लाइड लगा दिया 9.999 न्यूटन, चला तो अभी भी नहीं है, बड़ा चलने की तैयारी हो गई है कि एकदम चलने वाला है, तो उसे कहते हैं टेंड्स टू मूव, मूव करने वाला है। तो उस टाइम जो फ्रिक्शन काम करेगा उसे लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे, लिमिटिंग केस में, एकदम चलने के केस में। तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि स्टैटिक का जो मैक्सिमम होता है, जहां पे स्टैटिक खत्म होने लगता है, एंड होने लगता है, उसी को कह सकते हैं लिमिटिंग, यानी इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो गाड़ी बॉडी तो अभी भी नहीं चल रही है, तो लिमिटिंग अभी भी अप्लाइड के बराबर होगा। उस टाइम जो भी अप्लाइड होगा, जैसे 9.999 तो ये भी 9.999। तो स्टैटिक लिमिटिंग एक ही चीज है। जब स्टैटिक का एंड हो जाता है वो लिमिटिंग केस बन जाता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन बन जाता है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन भी अप्लाइड के बराबर ही होगा। ऑब्वियसली बॉडी तो अभी भी नहीं मूव कर रही है, मूव के कंडीशन में आई है, मूव थोड़ी कर रही है, तो होगा तो अप्लाइड के बराबर उस टाइम जो भी अप्लाइड होगा। काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन, अब आपने फोर्स लगाया और बॉडी चलने लगी, मोशन में आ गई, तो जो फ्रिक्शन होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक या डायनेमिक फ्रिक्शन। अब सोचो जब बॉडी चलने लगी है तो ऑब्वियस सी बात है रोकने वाला फोर्स फ्रिक्शन फोर्स फिर अप्लाइड के कम है, तभी तो बॉडी चल रही है। यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाइड से कम होता है, याद रखना, अप्लाइड से कम, तभी तो गाड़ी चल रही है, बॉडी चल रही है। तो जब बॉडी चलने लगे तो काइनेटिक और डायनेमिक, एकदम आराम करे तो स्टैटिक, चलने की तैयारी कर ले तो लिमिटिंग। ये जब तक बॉडी चलती नहीं है तब तक वो अप्लाइड के बराबर होती है। जब बॉडी चलने लगती है तो वो अप्लाइड से कम होती है, फ्रिक्शन फिर अप्लाइड से कम है, तभी तो गाड़ी चल रही है। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा कि अगर कोई पूछे कि लिमिटिंग और काइनेटिक में ज्यादा फ्रिक्शन कब लगता है, तो बोला जाता है कि फ्रिक्शन ज्यादा लगता है लिमिटिंग केस में। जब बॉडी चलने की तैयारी कर रही होती है कि एकदम मैं चलने वाला हूं, अब चलूं के तब चलूं, उस टाइम में फ्रिक्शन सबसे ज्यादा लगता है, वो सबसे ज्यादा जोर लगाती है रोकने के लिए बॉडी को। लेकिन जब एक बार बॉडी एक बार मूव कर जाती है ना,
उसके बाद फ्रिक्शन थोड़ा सा लिमिटिंग से थोड़ा सा कम हो जाता है। आपने देखा होगा किसी पेज को खोलना होता है तो हम बोलते हैं थोड़ा सा तो हिल जाए यार, फिर तो खोल ही देंगे, तो थोड़ा सा हिलाने में ही जोर लगाना पड़ता है। तो लिमिटिंग केस लाने में सबसे ज्यादा ताकत लगाना पड़ता है, क्योंकि उस समय उस कंडीशन में सबसे ज्यादा अपोज होता है। तो लिमिटिंग और काइनेटिक में कंपेयर करें तो लिमिटिंग फ्रिक्शन विल हैव मोर वैल्यू देन द काइनेटिक फ्रिक्शन। लिखा है काइनेटिक फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन, थोड़ा सा कम होता है। और दूसरी बात ये कि जब एक बार बॉडी चलने लगेगी तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन मिल जाएगा फिर वो फिक्स हो जाएगा। ये नहीं कि बॉडी चल रही है और हम अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे हैं तो ये भी बढ़ रहा है। अगर ऐसा होता तो फिर तो कोई बॉडी एक्सेलरेट हो ही नहीं पाती, किसी बॉडी की वेलोसिटी बढ़ा ही नहीं पाते। ऐसा नहीं है। काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में दो बात याद रखना, तीन बातें याद रखना। जब बॉडी चलने लगे तो काइनेटिक, और काइनेटिक थोड़ा सा लिमिटिंग से कम होता है वैल्यू वाइज, थोड़ा सा कम। और उसके बाद फिर ये अपने आप को इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं करता। फिर आपके जब बॉडी चलने लगे ना बेटा, फिर कितना भी अप्लाइड बढ़ाओ काइनेटिक जो फिक्स तो फिक्स, इट विल नॉट एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड फोर्स। और लिमिटिंग और काइनेटिक में ज्यादा कौन होता है? लिमिटिंग काइनेटिक से ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कब बॉडी लगाती है? लिमिटिंग केस में, और काइनेटिक केस में थोड़ी सी कम हो जाती है, और वो फिर जो हो जाती है वो फिक्स रहती है। फिर चाहे कितना भी अप्लाइड बढ़ाओ, तो बॉडी मोशन में है तो काइनेटिक फिर वही का वही रहेगा। ये सिर्फ एडजस्टिंग नहीं होता, ये एडजस्ट नहीं होता इसके अकॉर्डिंग। अब मोशन में दो तरह के होते हैं, एक होता है स्लाइड करना तो उसको कहेंगे स्लाइडिंग मोशन, एक होता है रोल करना तो उसको कहेंगे रोलिंग मोशन। तो काइनेटिक में दो टाइप बोल सकते हो, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन, है तो दोनों मोशन। अब स्लाइडिंग मोशन में है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी लोग बोलते हैं, रोलिंग मोशन में फ्रिक्शन काम कर रहा है तो रोलिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। अब जो मैंने पढ़ाया इसको ना एक बार ग्राफ पे समझाना है। पेपर में आता है कि फ्रिक्शनल फोर्स जिसको हम स्मॉल एफ से इंडिकेट करते हैं, अप्लाइड फोर्स जिसे कैपिटल एफ से, दोनों के बीच का ग्राफ बनाइए। तो देखो स्टार्टिंग में देखो फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है और साथ साथ अप्लाइड भी बढ़ रहा है। यहां से यहां तक का ग्राफ देखो, यहां से यहां तक का। आप अगर देखोगे O से A तक का ग्राफ देखोगे तो O से A तक के ग्राफ में बेटा साफ दिख रहा है कि फ्रिक्शन अपने आप को अप्लाइड के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहा है। तो यहां से यहां तक की लाइन स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन जब तक बॉडी मूव नहीं करती है तब तक अप्लाइड के साथ एडजस्ट होता है। स्टैटिक जहां पे एंड हो गया, एकदम खत्म, एंड आ गया, उसको कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। और स्टैटिक का एकदम एंड टॉप लिमिटिंग फ्रिक्शन। फिर क्या कहा मैंने? लिमिटिंग से थोड़ी सी वैल्यू कम हो जाती है, थोड़ी सी, उसके बाद फ्रिक्शन फिर फिक्स हो जाता है। फिर कितना भी अप्लाइड हो जाए वो नहीं चेंज होगा, उसको कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। जब तक एडजस्ट हुआ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक का एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। थोड़ा सा डाउन होकर फिर बी से आगे निकल गया सी तक ग्राफ, फिर फिक्स होकर बढ़ रहा है, फिक्स हो गया, अप्लाइड कितना भी बढ़ाओ वो फिक्स हो चुका है, काइनेटिक फ्रिक्शन। बट काइनेटिक लिमिटिंग से मत शुरू करना, लिमिटिंग से थोड़ी सी कम, स्लाइटली लेस, याद रखना। अब फ्रिक्शन के लॉ हैं। पहला लॉ तो जानते हो, इट एक्ट अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स, एवरीबॉडी नोज। इसको क्या बताऊं कि हाँ भाई ये अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट काम करता है, जो पढ़ा रहा हूं वही लॉ है। दूसरा बेटा ये नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या हुआ? जब सरफेस रफ होगा तो ज्यादा फ्रिक्शन, स्मूथ होगा तो कम फ्रिक्शन। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लो मैंने ये डायग्राम बनाया, इस डायग्राम में जैसे ये अप्लाइड फोर्स है, ठीक है। एक और फोर्स, यहाँ पे सारे फोर्स दिखा रहा हूं, यहाँ तो मैंने सिर्फ फ्रिक्शन और अप्लाइड दिखाया था ना, पर यहाँ पे सारे फोर्स दिखा रहा हूं। अप्लाइड के अगेंस्ट में फ्रिक्शन, कॉन्टेक्ट सरफेस है तो नॉर्मल, याद करो पिछला लेक्चर, नॉर्मल फोर्स काम करता है, जब कॉन्टेक्ट सरफेस होता है तो पुश करता है, और mg अर्थ की ग्रेविटी। इन चारों फोर्स में कौन सा फोर्स है बेटा जो कॉन्टेक्ट फोर्स है, जो बिना कॉन्टेक्ट के लगेगा ही नहीं, आएगा ही नहीं? एक तो नॉर्मल और एक फ्रिक्शन। अप्लाइड तो हवा में भी लगा सकते हो बॉडी पे, mg तो बॉडी टंगी हुई है हवा में, वहां भी काम करेगी। लेकिन कौन से दो फोर्स हैं जो बिना कॉन्टैक्ट सरफेस के बिना लग ही नहीं सकते? एक तो नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स हमेशा कौन लगाता है? कॉन्टैक्ट सरफेस, पुश करता है। और दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स कौन लगाता है? कॉन्टैक्ट सरफेस। तो थर्ड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? नॉर्मल रिएक्शन के। याद रखना, फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि एक कांटेक्ट फोर्स दूसरे कांटेक्ट फोर्स पे ही डिपेंड करेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स कांटेक्ट फोर्स है तो दूसरे कांटेक्ट फोर्स पे ही डिपेंड करेगा, नॉर्मल पे। यानी फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, नॉर्मल फोर्स उतना ज्यादा होगा।
फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड इन पे नहीं करता, नॉर्मल कितना लगा है, कांटेक्ट सरफेस ने कितना लगाया है, कितने से पुश किया है, उसी पे डिपेंड करेगा। यानी फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स। क्यों? हियर फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स आर कांटेक्ट फोर्सेस which can't act without any another contact surface, दूसरे कांटेक्ट सरफेस के बिना लग ही नहीं सकते। तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू, इसकी डिपेंडेंसी जो होगी जिस पे वो डिपेंड करेगा, वो दूसरे कांटेक्ट फोर्स यानी नॉर्मल पे ही डिपेंड करेगा। हटाएंगे तो कांस्टेंट आता है, प्रोपोर्शनल साइंस फिजिक्स में हटता है, केमिस्ट्री में तो कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट को म्यू यू जैसा लिखते हैं बट पढ़ते हैं म्यू। F इक्वल टू फ्रिक्शन का फॉर्मूला आ गया म्यू इनटू n। म्यू इज अ कांस्टेंट। ये म्यू क्या है बेटा? कांस्टेंट है। देखो लिखा है मैंने, म्यू इज अ कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और अगर म्यू को यहां से अलग करोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा F by n। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला म्यू इनटू n, तो म्यू का हो गया F by n। F क्या है? फ्रिक्शन फोर्स। n क्या है? नॉर्मल फोर्स। फोर्स का रेशियो कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, यूनिटलेस, यानी म्यू होगी यूनिटलेस, डायमेंशनलेस। ठीक है? अब देखना म्यू के बारे में क्या बताया गया। म्यू डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस पे। जब फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करेगा तो म्यू भी डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सरफेस पे। ज्यादा रफ ज्यादा म्यू, कम रफ कम म्यू, छोटी वैल्यू होगी म्यू की। अब बताओ कंडीशन के हिसाब से फ्रिक्शन के तीन टाइप, स्टैटिक, लिमिटिंग, काइनेटिक। तो बेटा कंडीशन के हिसाब से फ्रिक्शन फोर्स का बदलेगा, वैल्यू बदलेगा। हाँ, नॉर्मल फोर्स तो नहीं बदलेगा, वो तो कांटेक्ट सरफेस वो तो एक ही वैल्यू के साथ लगाता रहेगा। लेकिन हाँ, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू चेंज होगी कंडीशन के हिसाब से। तो नाउ इफ कंडीशन फॉर बॉडी चेंजेस, तो नेचर ऑफ फ्रिक्शन फोर्स भी चेंज होगा, बट नॉर्मल रिएक्शन विल नॉट चेंज। ये वाला फोर्स तो कैसे बदलेगा? ये तो जब तक कांटेक्ट सरफेस नहीं बदलोगे तब तक नहीं बदलेगा। लेकिन फ्रिक्शन तो उसी कांटेक्ट सरफेस पे कई वैल्यू के साथ आ सकता है, क्योंकि ये कंडीशन से बदलता है। रुका हुआ है तो स्टैटिक, चलने को तैयार है तो लिमिटिंग, चल गया तो काइनेटिक। लेकिन चले, रुका रहे, ना रुका रहे, कुछ भी हो, नॉर्मल फोर्स तो वो फिक्स होता है। तो नॉर्मल फोर्स नहीं बदल सकता, एक सरफेस है तो नॉर्मल वही रहेगा। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स भले ही एक सरफेस हो, कंडीशन के हिसाब से बदलता है, तो म्यू भी चेंज होगा। म्यू एस, म्यू एल, म्यू के, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर इस फॉर्मूले में स्टैटिक लेंगे तो म्यू स्टैटिक, लिमिटिंग लेंगे म्यू लिमिटिंग, काइनेटिक लेंगे म्यू काइनेटिक। तो म्यू की भी तीनों वैल्यू हो सकती है फ्रिक्शन फोर्स के वैल्यू के अकॉर्डिंग। कांस्टेंट की भी तीन वैल्यू होती है। और आपको मैंने क्या पढ़ाया, फ्रिक्शन में सबसे ज्यादा कौन होता है? लिमिटिंग होता है, काइनेटिक से सब ज्यादा कंपेयर किया जाए लिमिटिंग और काइनेटिक में। तो जब ये फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग केस में काइनेटिक से ज्यादा होगा, तो म्यू भी लिमिटिंग वाले केस में काइनेटिक से ज्यादा होगा, याद रखना। तो जिस तरह फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होता है लिमिटिंग केस में, तो कांस्टेंट भी लिमिटिंग कंडीशन में ज्यादा होती है काइनेटिक से, कोई रिलेशन। तो फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला नहीं भूलिएगा, म्यू इनटू एन। म्यू कांस्टेंट है, वो पेपर में दे देगा। नॉर्मल फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करके फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। फ्रिक्शन नॉर्मल पे ही क्यों डिपेंड किया? क्योंकि एक कांटेक्ट फोर्स दूसरे कांटेक्ट फोर्स पे ही डिपेंड करेगा। फिर वहां से म्यू के बारे में जानकारी मिल गई। कंडीशन के हिसाब से एक ही सरफेस पे रखे रहो, बट फ्रिक्शन बदल जाएगा कंडीशन के अकॉर्डिंग, लेकिन नॉर्मल नहीं बदलेगा। वो उसका कंडीशन से क्या लेना देना है? तो ये भी कांटेक्ट फोर्स, बट इसका कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है, बट इसका है। तो जब F बदलेगा तो म्यू की भी वैल्यू तीनों होगी। तो आज की क्लास में फ्रिक्शन फोर्स के बारे में सारा कुछ पढ़ाया मैंने। अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ आऊंगा, इसको अच्छे से पढ़ना और अच्छे से समझना। फिर अगली क्लास में हम मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।